सेंट पीटर्सबर्ग का पानी अब एक विशाल पार्किंग स्थल में बदल गया है। जैसे सीमा पार से इंजन बंद करके ट्रकों को रोक दिया जाता है, वैसे ही दर्जनों रूसी तेल टैंकर सेंट पीटर्सबर्ग के पानी में फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। वे हिल नहीं सकते। ये कोई तूफान या दुर्घटना नहीं है, ये एक जाल है। इस जाल के केंद्र में व्लादिमीर पुतिन हैं, जो अपने ही किले के सामने स्तब्ध होकर पश्चिम को हराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जाल के मूल में दो भावनाएं हैं, पैसा और डर। 22 अक्टूबर को लागू हुए नए अमेरिकी प्रतिबंधों ने पैसे को बर्बाद कर दिया। पुतिन के भूतिया जहाज़ों की बीमा पॉलिसियां और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रवेश कार्ड अचानक रद्द हो गए। डर और दहशत। सितंबर में सेंट पीटर्सबर्ग, प्रिमोर्स्क और ओरेनबर्ग पर यूक्रेन के असम्मित हमले के खतरे ने पुतिन के सबसे भरोसेमंद इन बंदरगाहों को तेल से भरे, आसान लक्ष्यों से भरे एक विशाल शूटिंग रेंज में बदल दिया। सेंट पीटर्सबर्ग रूस के लिए कभी भी सिर्फ एक शहर नहीं रहा। पीटर द ग्रेट की पश्चिम की ओर खिड़की के रूप में डिजाइन किया गया यह बंदरगाह शहर सदियों से रूस की आर्थिक शक्ति और रणनीतिक गढ़ का प्रतीक रहा है। बाल्टिक सागर में प्रिमोर्स्की और उस्तलुगा जैसे विशाल टर्मिनल रूसी तेल निर्यात का केंद्र थे, साम्राज्य की आर्थिक जीवन रेखा जो उसे दुनिया से जोड़ती थी। लेकिन आज ऐसा लगता है कि वह खिड़की बंद हो गई है। वह रणनीतिक गढ़ अब एक जाल बन गया है। 30 से ज्यादा टैंकर बंदरगाहों के बाहर फंसे हुए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पुतिन की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत उनकी सबसे कमजोर कमजोरी बन गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग के बंदरगाहों पर जमा हो रहे जहाज सिर्फ देरी से पहुंचे माल नहीं हैं। पुतिन सालों से पश्चिम पर हमले करते रहे हैं, एक ऐसी रणनीति के पीछे छिपकर जिसे वे ग्रे जोन कहते हैं। उन्होंने साइबर हमले किए हैं, दुष्प्रचार अभियान फैलाए हैं और समुद्र के नीचे इंटरनेट केबलों को निशाना बनाने के संकेत दिए हैं। प्रतिबंधों से बचने के लिए बनाए गए 600 से ज्यादा जंग लगे बिना बीमा वाले टैंकरों वाला शैडो फ्लीट इस ग्रे जोन का सबसे काला हथियार था। अब तक ये जहाज अवैध तेल ढोने वाले सिर्फ भूत थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वे ट्रोजन हॉर्स बन गए हैं, जो नागरिक मालवाहक जहाजों के वेश में यूरोपीय बंदरगाहों पर लंगर डाले हुए हैं। और अब वे धमकी का एक नया रूप इस्तेमाल कर रहे हैं। नागरिक वेश में जहाजों से ड्रोनों के झुंड दागे जा रहे हैं। ये हमले कम तीव्रता वाले ऑपरेशन थे जिन्हें क्रेमलिन हमेशा नकार सकता था, लेकिन पश्चिम सीधी सैन्य कार्रवाई से आसानी से जवाब नहीं दे सकता था। 24-25 सितंबर 2025 तक लक्ष्य किसी रडार स्टेशन को बंद करना नहीं, बल्कि किसी देश के आर्थिक और सैन्य हृदय को बंद करना था, इसे निष्क्रिय करने के लिए। कोविया योजना जैसा ही एक आपातकालीन प्रोटोकॉल तुरंत लागू किया गया। यह किसी भी हवाई अड्डे के लिए सबसे बुरी स्थिति हो सकती है। सभी उड़ानें तुरंत रोक दी गईं। लैंडिंग के लिए आ रहे दर्जनों विमान हवा में खतरनाक तरीके से चक्कर लगाने लगे। रनवे खाली कर दिए गए। टावर में मौजूद नियंत्रकों ने हवा में उड़ रहे विमानों को सुरक्षित रूप से दूसरे हवाई अड्डों की ओर मोड़ने की कोशिश की। साथ ही यह भी समझने की कोशिश की कि ड्रोन क्या कर रहे हैं। नतीजा पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही घंटों में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गईं। हजारों यात्री टर्मिनलों में फंस गए। कुछ ही मिनटों में आर्थिक नुकसान लाखों यूरो तक पहुंच गया। कार्गो संचालन ठप हो गया, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो गईं और दुनिया के लिए डेनमार्क का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार बंद हो गया। लेकिन असली नुकसान मनोवैज्ञानिक था। यह तथ्य कि यूरोप के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक नाटो की राजधानी को इतने आसान और सस्ते तरीके से घंटों तक बंधक बनाकर रखा जा सकता है, पूरे महाद्वीप में सदमे की लहर दौड़ गई। प्रिमोर्स्क, उस्तलुगा और विसोत्स्क टर्मिनल वे धमनियां हैं जो हर साल यूरोपीय बाजार में करोड़ों बैरल तेल पहुंचाती हैं। जब ये लाइनें अवरुद्ध हो जाती हैं तो न केवल विदेशी मुद्रा का प्रवाह रुक जाता है, बल्कि क्रेमलिन का आंतरिक संतुलन भी लड़खड़ा जाता है। क्योंकि रूस का 40% बजट अभी भी ऊर्जा निर्यात पर निर्भर करता है, यानी बाल्टिक सागर से निकलने वाले हर बैरल तेल पर। हालांकि सेंट पीटर्सबर्ग के पास 30 से ज्यादा जहाज लंगर डाले हुए हैं, प्रत्येक में 5 लाख से 8 लाख बैरल तेल होता है। इसका मतलब है कि राजस्व में प्रतिदिन $20 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, और यह पैसा सीधे क्रेमलिन के खजाने में जाना था। जैसे जैसे राज्य का विदेशी मुद्रा भंडार घटता जाता है, रूबल का मूल्य गिरता जाता है। इस व्यवस्था का एक और शिकार वे कुलीन वर्ग हैं जो छद्म बेड़े का प्रबंधन करते हैं। प्रिमोर्स्क उस्तलुगा मार्ग वर्षों से लुकोइल, सोवकॉमफ्लोट और गुनवोर जैसी दिग्गज कंपनियों के वास्तविक नियंत्रण में रहा है। ये कंपनियां प्रतिबंधों से बचने के लिए स्थापित अपतटीय जहाज श्रृंखलाओं के जरिए हर बार लाखों डॉलर कमा रही थीं। हालांकि जब जहाज बाल्टिक सागर में रुक गए तो इन कुलीन वर्ग की नकदी भी चली गई। रूसी लोगों के लिए तस्वीर कहीं ज्यादा निराशाजनक है।
राज्य के ऊर्जा राजस्व में गिरावट के साथ सामाजिक बजट में कटौती की जा रही है। वेतन नहीं मिल पा रहे हैं, सब्सिडी खत्म की जा रही है और घरेलू स्तर पर भी ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह पर इंतजार कर रहे टैंकर लोगों के लिए रसोई में खाली बर्तनों का प्रतीक बन गए हैं। सिर्फ विदेशी व्यापार का मामला नहीं, क्योंकि अब न सिर्फ तेल बल्कि शासन की जीवन रेखा भी उन बंदरगाहों से बाहर नहीं जा सकती। यह गतिरोध रातों रात नहीं आया। यह दो विशाल भू राजनीतिक और सैन्य रणनीतियों का संगम है जिन्हें बाल्टिक सागर में रूस की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इस घुटन की संरचना को समझने के लिए हमें इन दो दबाव बिंदुओं की अलग अलग जांच करनी होगी। इस संकट का पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ लगातार बढ़ता यूरोपीय संघ और पश्चिमी प्रतिबंध हैं। इस बेड़े का उद्देश्य G7 देशों द्वारा रूसी तेल पर लगाई गई मूल्य सीमा को दरकिनार करना था। रूस ने इन नागरिक दिखने वाले टैंकरों को ट्रोजन हॉर्स में बदल दिया था, न केवल प्रतिबंधों से बचने के लिए बल्कि नाटो पर हमला करने के लिए भी। यह स्पष्ट हो गया कि एक तेल टैंकर के डेक पर रखे एक मॉड्यूल से, जो एक सामान्य शिपिंग कंटेनर जैसा दिखता है, दर्जनों कैमिकेज ड्रोन कैसे दागे जा सकते हैं। ये जहाज अब सिर्फ तस्कर नहीं थे, ये तैरते हुए आतंकवादी अड्डे थे जो यूरोपीय बंदरगाहों में दहशत फैलाने में सक्षम थे। पुतिन अब तेल ले जाने वाले समुद्री डाकू जहाज़ों का इस्तेमाल करके उस युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहे थे जिसे वे अपनी सेना से नहीं जीत पाए थे। यह एक आतंकवादी कृत्य था। इसका उद्देश्य न केवल अशांति फैलाना था बल्कि भय और असुरक्षा की भावना भी फैलाना था। संदेश, अगर यह कोपेनहेगन में हो सकता है तो कल हीथ्रो चार्ल्स, डी गॉल या फ्रैंकफर्ट में भी हो सकता है, और इसकी गूंज यूरोप की सभी राजधानियों में सुनाई दे सकती है। डेनमार्क के अधिकारी स्तब्ध थे, लेकिन ब्रुसेल्स स्थित नाटो मुख्यालय और सदस्य देशों की खुफिया सेवाओं में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इस अत्याधुनिक हमले के पीछे कौन था, इसकी गहन जांच शुरू कर दी। हमले का समय, लक्ष्यों का चुनाव और इस्तेमाल किए गए ड्रोनों की तकनीकी जानकारी सरकारी खुफिया और सैन्य योजना की पोल खोल रही थी। सभी उंगलियां एक ही ओर इशारा कर रही थीं, मॉस्को। लेकिन एक समस्या थी, पुतिन के हाइब्रिड युद्ध सिद्धांत का आधार प्रसिद्ध खंडन का पर्दा। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था कि हमला सीधे रूसी क्षेत्र या किसी जात सैन्य अड्डे से किया गया था। हालांकि खुफिया इकाई की खोज और जहाज पर फ्रांसीसी विशेष बलों के छापे के साथ सब कुछ अचानक सामने आ गया। पुतिन की योजना इस तेल को दुनिया भर में, खासकर एशिया में पश्चिमी निगरानी से परे अपने नियंत्रण वाले एक टैंकर नेटवर्क के जरिए बेचने की थी। हालांकि ये नए प्रतिबंध न केवल जहाज़ों को बल्कि उस अदृश्य नेटवर्क को भी निशाना बनाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है। बीमा। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन में लाखों बैरल कच्चे तेल से लदे किसी भी विशाल टैंकर का किसी भी बंदरगाह पर पहुंचना, या यहां तक कि सुरक्षा और क्षतिपूर्ति बीमा के बिना अंतर्राष्ट्रीय जलडम भूमध्य से गुजरना लगभग असंभव है। इस उच्च जोखिम वाले बीमा बाजार का अधिकांश हिस्सा लंदन स्थित इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ P&I क्लब्स के नियंत्रण में है। प्रतिबंधों के तहत इन क्लबों को किसी भी ऐसे जहाज को बीमा प्रदान करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है जिस पर मूल्य सीमा से अधिक रूसी तेल ले जाने का संदेह हो, चाहे उसका झंडा कुछ भी हो। पुतिन का समाधान रूस समर्थित नकली या बदनाम बीमा पॉलिसियां बेचने वाली कंपनियां बनाना था। हालांकि ये छाया बेड़े के जहाज आमतौर पर 15-20 साल से ज्यादा पुराने होते हैं, इनका रखरखाव ठीक से नहीं होता और इनमें संदिग्ध सुरक्षा मानकों वाले टैंकर होते हैं। यही वजह है कि बाल्टिक सागर जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में ये जहाज आपदा का एक तैरता हुआ खतरा बन जाते हैं। पश्चिम का ताज़ा कदम और भी ज्यादा चतुराई भरा था। गौण प्रतिबंध। अब न सिर्फ बीमा कंपनियां बल्कि उन बंदरगाह अधिकारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है जो इन जहाज़ों को स्वीकार करते हैं, इनमें ईंधन भरते हैं या मरम्मत सेवाएं प्रदान करते हैं। चीन या भारत में किसी बंदरगाह प्राधिकरण को एक संदिग्ध रूसी टैंकर को स्वीकार करने पर पूरी डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली से कट जाने का खतरा है। नतीजतन छाया बेड़ा एक रेडियोधर्मी इकाई बन गया है। जहाज किसी भौतिक सैन्य नाकेबंदी में नहीं बल्कि एक अदृश्य कागजी नाकेबंदी में फंसे हुए हैं। उनके पास कोई बीमा नहीं है, मरम्मत नहीं हो पा रही है और जाने के लिए बंदरगाह ढूंढने में उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस संकट का एक सबसे ज़बरदस्त उदाहरण अक्टूबर के आखिरी दिनों में देखने को मिला। भारत जा रहे रूसी कच्चे तेल से लदे एक टैंकर ने अप्रत्याशित रूप से अपना रास्ता बदल लिया और बाल्टिक सागर में इंतजार करने लगा। जहाज का नाम फुरिया है।
उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार यह टैंकर डेनमार्क और जर्मनी के बीच जलडमरू मध्य से होकर पश्चिम की ओर जा रहा था। तभी अचानक इसने अपना रास्ता बदल लिया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक गति धीमी कर दी और रुक गया। फोरिया रूस के प्रिमोर्स्क बंदरगाह से रवाना हुआ था और लगभग 7.30 बैरल यूराल कच्चा तेल लेकर जा रहा था। यह तेल रूसी सरकारी ऊर्जा कंपनी रॉसनेफ्ट पीजेएससी द्वारा बेचा गया था। खरीदार निजी भारतीय रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सरकारी स्वामित्व वाली भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड थे। यह जहाज भारत के गुजरात राज्य के सिखा बंदरगाह के लिए रवाना हुआ था और नवंबर के मध्य में पहुंचने वाला था। लेकिन समस्या ये है, हालांकि रिलायंस के पास रूस से यूराल तेल खरीदने का दीर्घकालिक अनुबंध है, फिर भी उसने कहा है कि वह पश्चिमी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बयान के कारण रूसी तेल ले जा रही फ्यूरिया के लिए अपना माल उतारने के लिए बंदरगाह ढूंढना मुश्किल हो गया। इस तरह के कई टैंकरों को बाल्टिक सागर में तट पर इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर प्रतिबंध एक कानूनी और वित्तीय दंड हैं, तो यूक्रेन की तकनीकी विषमता की सफलता उस दंड को और मजबूत करने वाला एक मजबूत हथियार है। कीव जानता था कि वह रूस के बाल्टिक बेड़े के जहाज़ों से एक एक जहाज़ नहीं लड़ सकता। उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। उसे बस यह साबित करना था कि रूस का सबसे कीमती आर्थिक गढ़ भी अब सुरक्षित नहीं रहा। उसके हथियार लंबी दूरी के कैमिकेज यूएवी थे जो सेंट पीटर्सबर्ग तक हमला करने में सक्षम थे। अब इस खतरे को फिनलैंड की खाड़ी पर लागू करें, जो बाल्टिक सागर का सबसे संकरा बिंदु है। यह एक स्वाभाविक अड़चन है। प्रिमोर्स्की और उस्तलुगा जैसे टर्मिनलों के बाहर लंगर डालने के लिए मजबूर शैडो फ्लीट के टैंकर सैन्य लक्ष्य नहीं हैं। वे आसानी से निशाना बन सकते हैं। वे धीमे होते हैं, उनमें गतिशीलता नहीं होती और उनमें युद्धपोतों की उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां बिल्कुल नहीं होती। प्रतिबंधों के कारण पहले से ही संदिग्ध जहाज को एक सिद्ध आक्रमण क्षेत्र यानी एक विशाल फायरिंग रेंज में धकेलना इस जोखिम का बीमा नहीं किया जा सकता। यूक्रेन को हर दिन हमला करने की जरूरत भी नहीं है। यह तथ्य कि यह क्षेत्र अब एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बन गया है, सभी व्यापार को रोकने के लिए पर्याप्त है। यह एक जोखिमपूर्ण नाकाबंदी है जो भौतिक नाकाबंदी से कहीं अधिक प्रभावी है। यूक्रेन ने रूस के अरबों डॉलर के वार्षिक तेल व्यापार को बंधक बना रखा है, सिर्फ कुछ लाख डॉलर के ड्रोन के जरिए। इस तरह से पूरी व्यवस्था पंगु हो गई है। सितंबर और अक्टूबर 2025 में सेंट पीटर्सबर्ग, उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क बंदरगाहों को यूक्रेन ने निशाना बनाया था। बंदरगाह पर शैडो फ्लीट के 2 टैंकर नष्ट कर दिए गए। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग रिफाइनरी को 2 बार निशाना बनाया गया और उसे बंद कर दिया गया। कृषि रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी और शैडो फ्लीट के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत थी। अब उत्तर पश्चिम में रूस के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र भी अब सीमा से बाहर नहीं थे। जब इन ऐतिहासिक आंकड़ों को एक साथ रखा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि बाल्टिक क्षेत्र में वर्तमान गतिरोध का कारण खतरा नहीं, बल्कि खतरे का सिद्ध अस्तित्व है। बाल्टिक ट्रैप महीनों के सावधानीपूर्वक और निर्मम सैन्य अभियानों का परिणाम है। इस बाल्टिक जाल के तात्कालिक परिणाम रूसी अर्थव्यवस्था के लिए किसी संकट से कहीं ज्यादा हैं। ये पूरी तरह से दम घुटने की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके प्रभाव बंदरगाहों से लेकर पूरी रूसी अर्थव्यवस्था तक डोमिनोज की तरह फैल रहे हैं। पहला और सबसे तात्कालिक प्रभाव शारीरिक गतिरोध है। प्रिमोर्स्की जैसा बंदरगाह आमतौर पर एक तेज तर्रार रसद चमत्कार होता है, जिसे प्रतिदिन लाखों बैरल तेल ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। यह व्यवस्था जहाज़ों के निरंतर आवागमन पर निर्भर करती है। एक आता है, माल लादा जाता है और चला जाता है। लेकिन अब यह कन्वेयर बेल्ट रुक गया है। जब जहाज़ बंदरगाह में आने से इनकार कर देते हैं या जो पहले से माल लाद चुके हैं वे जाने से डरते हैं, तो ये व्यवस्था ठप हो जाती है। इस रुकावट के कारण बंदरगाह पर विशाल तेल भंडारण टैंक तेजी से भर जाते हैं। जब टैंक अपनी एक 100% क्षमता तक पहुंच जाते हैं तो पाइपलाइनों को और तेल भेजने का संकेत मिलता है। यहीं से दूसरा डोमिनोज गिरता है। रूस की बाल्टिक पाइपलाइन प्रणाली जैसी प्रमुख तेल धमनियों को पंपिंग धीमी करने या बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये पाइपलाइनें हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी साइबेरियाई तेल क्षेत्रों से तेल को बाल्टिक तक ले जाती हैं। जब ये पाइपलाइनें बंद हो जाती हैं तो संकट पीछे की ओर फैलता है और रिफाइनरियों को भी उत्पादन धीमा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनकी भंडारण क्षमताएं भी पूरी तरह भर चुकी हैं। बंदरगाह पर कुछ जहाज़ों का इंतजार करना असल में एक व्यवस्थागत विफलता का कारण बनता है जो पूरे रूसी तेल निर्यात ढांचे को अवरुद्ध कर देता है। इस रसद संबंधी दुस्वप्न के तुरंत बाद आर्थिक क्षति होती है।
यही वह क्षण है जब पुतिन का बटुआ फटा हुआ बताया जा रहा है। रूसी संघीय बजट लगातार तेल और गैस से होने वाले राजस्व पर निर्भर है। युद्ध की भारी लागत को पूरा करने के लिए इन राजस्वों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। यहां तक कि रूसी वित्त मंत्रालय के अपने आंकड़े भी बताते हैं कि ऊर्जा राजस्व आमतौर पर बजट का 1/3 से भी ज्यादा होता है। बाल्टिक बंदरगाह रूस के यूराल प्रकार के कच्चे तेल के निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण आउटलेट हैं। इस प्रणाली के पंगु होने का मतलब है प्रतिदिन करोड़ों डॉलर का राजस्व तुरंत खत्म हो जाना। यह कोई ऐसी देरी नहीं है जिसकी भरपाई बाद में की जा सके। युद्ध के लिए आज ही धन जुटाना होगा। मिसाइलें, तोप के गोले और सैनिकों के वेतन आज ही चुकाने होंगे। बाल्टिक सागर में यह घुटन युद्ध मशीन को ऊर्जा देने वाली मुख्य धमनी पर लगा एक जंजीर है। पुतिन का बटुआ न सिर्फ फटा है बल्कि उसमें से लगातार खून बह रहा है। तीसरा प्रभाव छाया बेड़े का है। इन जहाज़ों को खरीदने, चलाने और उनके चालक दल को भुगतान करने में अरबों डॉलर खर्च होते हैं। अब यह बेड़ा बाल्टिक सागर में बेकार पड़ा है, शून्य राजस्व उत्पन्न कर रहा है, ईंधन जला रहा है और चालक दल के वेतन का भुगतान कर रहा है। प्रतिबंधों से बचने के लिए पुतिन द्वारा बनाया गया यह चतुराईपूर्ण समाधान अब अपने आप में एक बड़ा वित्तीय बोझ बन गया है। मूल्यह्रास वाली संपत्तियों का एक तैरता हुआ कबाड़खाना। इस संकट से होने वाला नुकसान मास्को की बैलेंस शीट से कहीं आगे तक जाता है। यह सीधे पुतिन की भू राजनीतिक रणनीति के केंद्र पर प्रहार करता है। पिछले कुछ वर्षों से व्लादिमीर पुतिन की पूरी विदेश नीति, खासकर चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों, जिन्हें सामूहिक रूप से ग्लोबल साउथ कहा जाता है, के खरीदारों के प्रति एक ही वादे पर टिकी रही है। पश्चिम अविश्वसनीय, अस्थिर और राजनीति से प्रेरित है। दूसरी ओर मैं आपका दृढ़ और विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार हूं, टिटरी हूं। यह वादा ब्रिक्स प्लस विजन की नींव का आधार था। रूस को एक स्थिर आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया था जो पश्चिम के राजनीतिक दांव पेंचों के आगे कभी नहीं झुकेगा। बाल्टिक क्षेत्र में इस गतिरोध के साथ वह वादा चकनाचूर हो गया है। उस खाड़ी में फंसे टैंकर सिर्फ रूसी तेल से नहीं भरे हैं। इनमें वह तेल भरा है जो संभवतः भारत या चीन की रिफाइनरियों को पहले ही बेचा जा चुका है। रूस की तरह इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी ऊर्जा के एक निश्चित और स्थिर प्रवाह की जरूरत है। अब उनके आपूर्तिकर्ता व्लादिमीर पुतिन अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। वे अपने सबसे बुनियादी व्यावसायिक दायित्वों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेहद असहाय और कमजोर नजर आ रहे हैं। वह अपने ही घर के पिछवाड़े, अपने ही बंदरगाहों में, अपने ही जहाज़ों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मुट्ठी भर यूक्रेनी ड्रोनों के खतरे के सामने वह बेबस हैं। यह उस मजबूत नेता की छवि के बिल्कुल विपरीत है जिसे वह दुनिया को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध की शुरुआत से ही पश्चिम के खिलाफ उनके द्वारा अपनाए गए विद्रोही रुख का उपहास इस तथ्य से किया जा रहा है कि उनका छाया बेड़ा बाल्टिक की बर्फ में फंस गया है। उनकी छवि धूमिल हो रही है। इसके बाद बंद दरवाजों के पीछे कूटनीतिक गतिविधियों का दौर शुरू हो गया है। हम नई दिल्ली और बीजिंग से मास्को तक आने वाले गुस्से भरे और ज़रूरी फ़ोन कॉल्स की कल्पना कर सकते हैं। हमारा तेल कहाँ है? यह पोलैंड द्वारा चीन के व्यापार मार्ग को काटने जैसा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यह लाचारी का स्वीकार है। पुतिन के पास कोई पत्ते नहीं हैं। उसे माफ़ी मांगने, बहाने बनाने और शायद भविष्य में डिलीवरी पर भारी छूट देने पर मजबूर होना पड़ता है। यहीं से सहयोगियों के मुंह मोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। भारत और चीन रूस के मित्र नहीं हैं, वे व्यावहारिक साझेदार हैं। उन्होंने रूसी तेल इसलिए खरीदा क्योंकि वह सस्ता और प्रचुर मात्रा में था। अब वह तेल सस्ता तो है लेकिन भरोसेमंद नहीं है। एक अविश्वसनीय आपूर्तिकर्ता एक आर्थिक बोझ है। यह स्थिति बीजिंग और नई दिल्ली को अपने अंडे अलग अलग टोकरियों में रखने के लिए मजबूर कर रही है। चुपचाप उन्हें मध्य पूर्व में अपने अन्य आपूर्तिकर्ताओं के पास लौटना होगा। भले ही ये आपूर्तिकर्ता ज्यादा महंगे हों, कम से कम वे डिलीवरी की गारंटी तो देते हैं। यह न सिर्फ आर्थिक नुकसान है बल्कि कूटनीतिक पतन भी है। प्रतिष्ठा और विश्वास का यह नुकसान लंबे समय में तेल राजस्व के नुकसान से कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। पुतिन ने दिखा दिया है कि वे ऊर्जा शतरंज के उस्ताद नहीं बल्कि यूक्रेन की बेतरतीब चालों में फंसे एक मोहरे हैं। पुतिन की त्रासदी का अंतिम चरण यह है कि कैसे यह बाहरी जकड़न सीधे तौर पर रूस की सीमाओं के भीतर अराजकता को बढ़ावा देती है। बड़ी तस्वीर घरेलू मोर्चे के पतन की गति को दर्शाती है। बाल्टिक देशों का संकट रूस की ओर फटते छर्रे जैसा है। सबसे पहले पैसे का मुद्दा। बंदरगाहों में आई सुस्ती रूसी बजट में अरबों डॉलर का छेद कर रही है। क्रेमलिन इस कमी को कैसे पूरा करेगा? प्रतिबंधों के कारण वह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से उधार नहीं ले सकता।
ऐसे में दो ही विकल्प बचते हैं, या तो नोट छापें या अपने ही लोगों पर और ज्यादा कर लगाएं। मुद्रा छापने से एक ही बात सामने आती है, अतिमुद्रास्फीति। रूसी केंद्रीय बैंक पहले से ही दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए उच्च ब्याज दरों से जूझ रहा है, और अधिक बेकार रूबल छापने से मुद्रा का अवमूल्यन होगा और हर रूसी नागरिक को बाजार जाते समय इसका एहसास होगा। दूसरा विकल्प करों में वृद्धि राजनीतिक बारूद है। युद्ध से थकी हुई जनता पर और अधिक वैट लगाना और व्यवसायों पर अतिरिक्त युद्ध कर लगाना पुतिन के 25 साल के अंतर्निहित सामाजिक अनुबंध को बारूद से उड़ा देता है। यह वादा कि राजनीति में मत पड़ो, मैं तुम्हें स्थिरता दूंगा, गिलिकात्सी के स्थिरता के चले जाने पर अपना अर्थ खो देता है। बाल्टिक सागर में कच्चे तेल की जकड़न उस कच्चे तेल को फंसाती है जिसका निर्यात देश के भीतर ही किया जाना चाहिए। पहली नज़र में कोई सोच सकता है कि अगर वे इसे निर्यात नहीं कर सकते तो क्या उनके पास और तेल नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी ढांचा बहुत कठोर है। उच्च ऑक्टेन गैसोलीन और डीजल बनाने वाली जटिल वायुमंडलीय निर्वात आसवन इकाइयां यूक्रेन के निशाने पर हैं, जो पश्चिमी तकनीक पर निर्भर हैं और प्रतिबंधों के कारण इन्हें बदलना मुश्किल है। जो संयंत्र केवल निर्यात के लिए कच्चे तेल का प्रसंस्करण करते हैं, उन्हें घरेलू बाजार के लिए गैसोलीन उत्पादन में आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। पूरी तरह अराजकता। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगने की खबरें बढ़ रही हैं, न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में बल्कि रूस के भीतर भी। किसानों को अपने खेतों की जुताई के लिए डीजल नहीं मिल रहा है। ट्रक बाजारों तक अनाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यह कोई साधारण असुविधा नहीं है, यह व्यवस्थागत पतन की शुरुआत है। यह मनोवैज्ञानिक रूप से टूटने का बिंदु है। यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे एक सैनिक को जब पता चलता है कि उसके परिवार को घर पर गैस नहीं मिल रही है या वे ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो उसका मनोबल टूट जाता है। एक आम रूसी नागरिक देख रहा है कि उसका देश, जिसे ऊर्जा महाशक्ति के रूप में प्रचारित किया जाता है, अपने ही नागरिकों को गैस उपलब्ध नहीं करा पा रहा है और क्रेमलिन का विजय प्रचार खोखला साबित हो रहा है। पुतिन अब दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं, एक यूक्रेन के खिलाफ, दूसरा अपने ही लोगों के बढ़ते गुस्से और लाचारी के खिलाफ। सेंट पीटर्सबर्ग में फिनलैंड की खाड़ी में फंसे ये टैंकर सिर्फ एक रसद समस्या नहीं है, बल्कि पुतिन के ऊर्जा महाशक्ति होने के दावे का मलबा है। एक जहाज पानी में डूब रहा है। एक महंगी नौसेना के बजाय यूक्रेन ने एक चतुर, असम्मित और धैर्यपूर्ण रणनीति अपनाकर रूस के पश्चिम के साथ ऐतिहासिक रिश्ते को अवरुद्ध कर दिया है। पुतिन का बटुआ फट गया है, उनका बेड़ा बाल्टिक में फंस गया है और उनके सहयोगियों के बीच उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। बाल्टिक जाल क्रेमलिन के आर्थिक युद्धाभ्यास में सबसे गंभीर रुकावटों में से एक हो सकता है। हमें चुनने के लिए धन्यवाद।